संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का शुभारंभ। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा, G20 के सफल आयोजन से बढ़ा देश का गौरव। पीएम ने अपने अभिभाषण में संसद भवन के गौरवशाली इतिहास को किया याद। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने नई संसद को आने वाली पीढ़ियों के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। कहा, नए संसद भवन का निर्माण पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित मेगा हेल्थ कैंप में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। झज्जर और हिसार में भी रक्तदान शिविर लगाए गए। और नूह में इंटरनेट सेवाएं कल 19 सितंबर की रात 12 बजे तक रहेंगी स्थगित। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा, शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हुआ। संसदीय कार्यवाही आज सामान्य रूप से पुराने भवन में होगी और कल से नए संसद भवन में शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सही है कि पुराने संसद भवन के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन इस भवन के निर्माण में परिश्रम और पैसा देशवासियों का लगा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का यह पुराना भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। यह भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का स्वर्णिम युग है। विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों को। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पीएम ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता से पूरा भारत गौरवान्वित है और भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, वो देश और दुनिया को प्रभावित कर रहा है। न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री ने G20 के सफल आयोजन को लेकर कहा कि G20 की सफलता देश के 140 करोड़ नागरिकों की सफलता है। ये भारत की सफलता है, ये किसी व्यक्ति या पार्टी की सफलता नहीं है। हम सबके लिए ये जश्न मनाने का विषय है। 140 करोड़ देशवासियों की है, ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव
पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस बात के लिए गर्व करता रहेगा कि हमारी अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना। उधर राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने देश को किसी भी राजनीतिक दल और संस्था से ऊपर बताया। उन्होंने बताया कि देश जानता है कि इमरजेंसी में लोकतंत्र पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। इमरजेंसी आई थी और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के कई सारे प्रावधान रोक दिए गए थे, उन पे अंकुश लगा दिया गया था। तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया गया संघ को कैसा चढ़ा जुनून। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत वेकअप कॉल था पूरे देश के लिए। कई सारे हमने इसमें से सबक सीखे और आगे चल के जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको भी फिर पुनः बदला गया। 44th अमेंडमेंट 1978 में आने से 1978 में जो फंडामेंटल राइट्स, हमारे अधिकारों के ऊपर जो अंकुश लगा था, उसको पुनः एक बार स्थापित किया गया। इसके अलावा पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। साथ ही उनके नेतृत्व में देश को नई संसद मिली है। बदलाव 2014 से 2022 तक लाए गए हैं, जिससे आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ईज ऑफ लिविंग को हमने अपनी प्राथमिकता बनाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, ये भी अपने आप में देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। ये हम सबका सदन। ऐसे ही पिछले 2 महीनों में भारत मंडपम, जो पुराना प्रगति मैदान था, और एक द्वारका में स्थित नया यशोभूमि, 2 और बड़े सेंटर्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये दोनों नए भारत के प्रतीक के रूप में देश को आगे लेके जाएंगे। 5 दिवसीय विशेष संसद सत्र के पहले दिन सदन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस आयोजन की सफलता ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत दुनिया में शांति और संयम की आवाज बनकर उभरा है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण ही अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को दुनिया भर के नेताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और संवेदनशील मुद्दों पर आम सहमति भी व्यक्त की। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। G20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय परिवर्तनकारी हैं और ये आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में सहायक होंगे। आज संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हुई। 22 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन को छोड़कर बाकी दिनों की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में कार्यवाही की शुरुआत होगी। इस विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू होने के साथ ही यह पुरानी इमारत का स्थान ले लेगी।
पुराने संसद भवन को एक स्थायी संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहीं पुरानी इमारत में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 550 और 250 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। इसकी तुलना में नए संसद भवन में 888 सांसदों और राज्यसभा में 384 सदस्यों को समायोजित करने की क्षमता होगी। दरअसल वर्तमान भवन को द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिए कभी भी डिजाइन नहीं किया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित लोकसभा की सीटें कभी नहीं बदली। हालांकि 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर स्थिरता केवल 2026 तक ही है। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की आज से शुरुआत हुई। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र छोटा जरूर है, लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा है। ये ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे पुरानी बुराइयों को छोड़कर उत्तम अच्छाइयों के साथ सदन में प्रवेश करें। ये सत्र है, मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर महर्षि मार्कंडेश्वर ट्रस्ट द्वारा एमएम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जितने विकासात्मक कार्य हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। हरियाणा सरकार भी परिवार पहचान पत्र के जरिए अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मेगा हेल्थ कैंप में करीब 10,000 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से सही खान पान की आदत और नियमित योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, खेलों को जीवन का हिस्सा बनाना होगा ताकि शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें। हरियाणा बहुत आगे बढ़ा हुआ है। अवेयरनेस पैदा करने के लिए व्यक्ति अपना जीवन कैसे स्वस्थ रखे, वो कैसे स्वस्थ रहे, इसका भरपूर हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जहां तक अस्वस्थ हो जाए उसको ठीक करने के लिए जैसा भी कहा गया है कि हम मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा बनाएं, डॉक्टर्स तैयार हो, नर्सेज तैयार हो, पैरामेडिक स्टाफ तैयार हो, फिर ज्यादा हॉस्पिटल बनाए जाए। गरीबों के लिए बहुत योजनाएं चलाई गई हैं, बहुत योजनाएं, उनमें चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे मकान की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे लोगों के रहन सहन की हो, चाहे उनके लिए आयुष भोजन की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। इन सब बातों में
आज जितना काम हुआ है पिछले 9 वर्ष में, मुझे तो नहीं लगता कि भूतकाल में कभी किसी ने सोचा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को महंगे इलाज की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है। हरियाणा सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए चिरायु हरियाणा योजना आरंभ की है। इसके तहत 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। निरोगी हरियाणा योजना के तहत प्रदेश के नागरिकों का 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप सुनिश्चित किया जाएगा। अब तक 40 लाख लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। उसको थोड़ा और विस्तार दिया, उसमें चिरायु हरियाणा इसको साथ जोड़ करके और उसका विस्तार किया है। महीने की 1 तारीख को हमने नया कार्यक्रम शुरू किया कि 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय, अर्थात महीने का 25,000 रुपए की जिसकी आय है, उनके लिए भी प्रीमियम के रूप में सिर्फ 1,500 रुपया साल, 125 रुपया महीना, इतना लेकर के उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए, वो योजना हमने चालू की है। निरोगी हरियाणा, और ये निरोगी हरियाणा हर एक व्यक्ति का चेकअप, सब लोगों के हेल्थ चेकअप 2 साल में एक बार हो जाए, इस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया है। निरोगी हरियाणा के अंतर्गत अभी तक हम 40 लाख लोगों का टेस्ट कर चुके हैं। आने वाले 1.5 साल में सबका टेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं ताकि डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाया जा सके। सरकार ग्राम स्तर तक वेलनेस सेंटर बनाने पर काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने नूंह जिले में शांति व्यवस्था एवं आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंटरनेट स्थगन की सेवाओं को 19 सितंबर यानी कल रात 12 बजे तक बढ़ा दिया है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि इस संबंध में गृह विभाग के सचिव TVSN प्रसाद द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में वॉइस कॉल को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं 19 सितंबर रात 12 बजे तक बंद रहेंगी ताकि कोई असामाजिक तत्व भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहें फैलाकर इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग न कर सके। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और जो भी भ्रामक संदेश या सूचना फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी निर्णय परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा। फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा रहा था और विभिन्न तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी तरफ से ये एक रिपोर्ट भेजी गई थी कि इसमें फिलहाल 2 दिन के लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी जाए ताकि शहर जो जिले के अंदर जो अमन शांति है बनाए रखें। किसी भी तरह के उपद्रव या किसी भी तरह के जो ऐसे लोग हैं जो कि वांछनीय हैं, जो कि फेसबुक या सोशल मीडिया का यूज़ करके उसको ख़राब करना चाहते हैं अमन का माहौल, उनको भी इस बारे में हतोत्साहित करा सकते। 19 तारीख तक ये आदेश लागू हैं और जैसे स्थिति रहेगी उसके हिसाब से हम इस आगे का कार्रवाई। गौरतलब है कि नूंह से कांग्रेस विधायक मामन खान की शोभा यात्रा हिंसा की जांच के लिए हुई। उनकी गिरफ्तारी के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति का भ्रम था, इसलिए सरकार ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं 17 सितंबर को बंद कर दी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्किल्स ऑन व्हील्स के तहत आज स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के दूरदराज के युवाओं तक पहुंचने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार लाना है। स्किल ऑन व्हील विशेष करके डिजिटल स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत एक ग्लोबल कॉम्पिटेंसी डेवलप कर रहा है। भारत की ग्रामीण इलाका में विशेष करके लड़कियों के अंदर डिजिटाइजेशन, डिजिटल एजुकेशन के बारे में आकर्षण बढ़ी है। भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री की संस्था NSDC के नेतृत्व में इसको नीचे तक ले जाना, भारत की हर एक इलाका में ले जाना और उसमें स्किल ऑन व्हील एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है।
प्रदेश सरकार की ओर से आज ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम शुरू किया गया। ये परिवर्तनकारी यात्रा प्रदेश भर में ग्रामीण समुदायों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। अक्टूबर में शुरू होने वाले अभियान के अंतर्गत पहले चरण में 22 अविकसित ब्लॉकों का चयन किया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज चंडीगढ़ में ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की। संजीव कौशल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 9 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक की पहचान की गई है। कौशल, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य और पोषण, बुनियादी ढांचा और शासन, ऊर्जा प्रबंधन और जल और स्वच्छता शामिल हैं। उन्होंने सभी कार्यालयों को बेसलाइन मूल्यांकन के लिए 30 सितंबर तक सभी 143 ब्लॉकों के लिए उनके प्रासंगिक संकेतक के अनुसार डेटा जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीयूपी के एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसमें ग्रामीण समुदायों को बदलने की क्षमता है। मुख्य सचिव ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर उनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस उद्देश्य के अनुरूप नियमित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एजेंडे के तहत बाल विवाह पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक अभियान भी शुरू किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान शांति निकेतन को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की घोषणा के बाद ये भारत की 41वीं विश्व विरासत संपत्ति बन गया है। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जो सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल है। ये सम्मान प्राप्त करने वाला शांति निकेतन भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, खुशी है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक सांस्कृतिक स्थल है, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित एक आश्रम था और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्वयं एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया था। शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, जहां मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ललित कला, संगीत, प्रदर्शन कला, शिक्षा, कृषि विज्ञान और ग्रामीण पुनर्निर्माण में पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। दुनिया को भारत में समाहित करने के अर्थ वाले विश्व भारती की स्थापना टैगोर ने 1921 में शांति निकेतन और श्री निकेतन नाम के जुड़वा शहर में की थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई टैगोर द्वारा स्थापित इस संस्था को स्वतंत्रता से पहले कॉलेज के रूप में देखा जाता था। 1951 में इसे संसद के एक कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। पत्रकारों से बातचीत में ओपी धनखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर प्रदेश भर में रक्तदान शिविर के जरिए 18,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं धनखड़ ने विश्वकर्मा योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ होगा। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी पर भी कटाक्ष किया। करने का निर्णय लिया है, 200 का कम से कम लक्ष्य रखा है कि हम 18,000 इकाई तक पहुंच सकें। हमने इस समय जो स्वस्थ शिविर लगाने हैं 24-24 का लक्ष्य हर विधानसभा में दिया है और 2 लाख से अधिक चश्मा वितरण का भी जो है लक्ष्य दिया है कि इस मौके पर हम चश्मा वितरित करें। स्वच्छता अभियान इस मौके पर भी चलाना है। इसमें दस्तकार भाइयों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं और सस्ता लोन जो है वो इससे मिलने वाला है। मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव इसके कारण से हमारे आर्टिजन्स में, दस्तकार भाइयों में, उनके काम में आएगा। ऐसा है कांग्रेस की में तो घर में ही जूतम तजर चल रही है, मोहब्बत की दुकान में नफरत का प्रसाद बट रहा है।
उधर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर बहादुरगढ़ में ही 9 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आहुति डाली। इस मौके पर सांसद ने प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महायज्ञ से पूरे देश और विश्व में शांति का संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि यज्ञ से हरियाणा का किसान, मजदूर और गरीब मजबूत होगा। G20 के सफल आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दुनिया के मजबूत नेता के तौर पर उभरी है। हरिओम जी द्वारा त्रिपुर सुंदरी महायज्ञ का आयोजन हुआ। मोदी जी की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जिस तरह से G20 में मोदी जी ने दिखाया, पूरे देश ने देखा कि G20 एक ऐसा आयोजन था, उससे सबको ये लगा है कि मोदी देश के ही नहीं पूरे विश्व के प्रधानमंत्री है। हमारे इतने सशक्त प्रधानमंत्री जी के लिए यज्ञ का आयोजन हुआ और आपने देखा पूरे बहादुरगढ़ के आसपास पूरे देश से आए हुए लोगों ने यज्ञ में भाग लिया। मोदी जी की दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबने कामना की। भारतीय जनता युवा मोर्चा विधानसभा हिसार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हिसार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हिसार के उपायुक्त उत्तम सिंह ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि सभी को इस तरह के सामाजिक कल्याण के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी चाहिए। साथ ही उपायुक्त ने शिविर में आए युवाओं से वोट बनवाने की भी अपील की। युवा वोटर भी हैं हमारे लिए। आने वाले समय में हमारा स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, तो उसमें मैंने इनसे ये अपील की है, जो भी 18 के हो गए या 1-1 2024 तक हो रहे हैं, अपना वोट जरूर बनवाएं। आज फॉर्म भेज दिए जाएंगे और मैंने अपील की है कि क्योंकि युवा पीढ़ी है, टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़ी हुई है, सारा काम मोबाइल पे चलता है, पेपर पे कम भरोसा रखते हैं, सारा का सारा ऑनलाइन करने में भरोसा रखते हैं। तो मैंने इनसे ये भी अपील की है कि पॉसिबल हो तो ऑनलाइन ही करें। आयोजकों ने बताया कि पीएम मोदी के जन्म दिवस पर हम सेवा पखवाड़े के रूप में इस तरह के शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस शिविर में आज 150 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं रक्तदाताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर रक्तदान करके अच्छा लग रहा है और उनके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। रक्तदाताओं ने विशेषकर युवाओं से समय समय पर रक्तदान करने की अपील की कि मेरे द्वारा दिए गए रक्तदान से किसी की जान बचेगी और मैं हर युवा से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने जीवन में एक बार जरूर रक्तदान करें, क्योंकि आपने दिया गया रक्तदान किसी न किसी भी टाइप में काम आ सकता है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हमें खून देने का मौका मिला, क्योंकि हमारे ब्लड से किसी न किसी की हेल्प होगी। देश के फौजी हैं और अन्य को हमारे ब्लड की जरूरत होगी तो उन्हें हेल्प हो जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ज़्यादा जो शिविर लगाया गया है, उसमें मैंने प्रथम बार अपने रक्तदान में भागीदारी दी है और आप देख सकते हो पीछे कितनी भीड़ है, कितने युवा हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं, अपने आप मोटिवेट हो रहे हैं, जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। इनमें उत्साह है, आप देख सकते हो। छात्रों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। यहाँ अभी तक 125 यूनिट से ज़्यादा ब्लड इकट्ठा किया जा चुका है। बच्चों के अंदर काफ़ी होश है और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिदिन काफ़ी योजनाएं युवाओं के लिए चला रहे हैं और जो युवाओं द्वारा आज इस रक्त शिविर में इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। आयुष विभाग पलवल द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आज गांव जनौली स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर निशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद इरफान, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर वंदना आर्य व डॉक्टर अकबर अली ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की और उचित परामर्श दिया। इस अवसर पर मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा पोषण माह के अंतर्गत ये कैंप लगाया गया है, जिसमें किशोरी, गर्भवती महिलाओं, बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया है। वहीं डॉक्टर वंदना आर्य ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिविर में महिलाओं को मोटे अनाज के बारे में भी जागरूक किया गया, जो कि पोषण से भरपूर होते हैं। बच्चियां हैं, महिलाएं हैं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनमें कोई रक्त की कमी ना हो, कोई और बीमारी है तो उसके चेकअप के लिए, साथ में उनको सुचारू रूप से पोषण उसको बताने के लिए आयुर्वेद, आयुष विभाग और योग के माध्यम से हम उनकी
चिकित्सा परामर्श भी देंगे और उन्हें जागरूक भी करेंगे। गांव में एक जागरूकता जाएगी कि हमें एक सही भोजन सही मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि हम कुपोषण जैसी बीमारियों से बच सकें, शरीर हमारा पोषण में रहे, जिससे हम स्वस्थ रहें, अच्छा काम कर सकें। किशोरावस्था की लड़कियां हैं, वे जो मातृशक्ति है, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं या किसी भी प्रकार के कुपोषित चीज़ों से जो सफ़र कर रही हैं, उनको दवाइयाँ वितरित की गई हैं और उनको बताया गया है कि किस प्रकार घर की ही घरेलू चीज़ों से, जो हमारी रसोई है वो औषधालय होती है, उसकी चीज़ों से कैसे खुद को स्वस्थ रखा जा सकता है, कैसे कुपोषण से बचा जा सकता है। उन्हें बताया गया है कि कैसे हम घर के जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे आहार होते हैं, उनको लेने से डायबिटीज़ जैसी, हाइपरटेंशन जैसी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जिसको आम भाषा में आज मिलेट्स कहा जाता है। वो हमारे घर के मोटे अनाज ही होते हैं। इनको खाने पीने से कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। महिलाओं ने बताया कि शिविर में डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की है और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है। इस शिविर से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ मिल रहा है। ग्रामीण इसका फायदा ले रहे हैं और ऐसे आयोजन बार बार होने चाहिए। यहाँ पर आज विभाग वाले डॉक्टर ने कैंप लगाया और हम इसका फायदा ले रहे हैं और यहाँ से हम दवाइयाँ ले रहे हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।